पदार्थों के क्या प्रकार हैं? आज हम शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार है के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले शुद्ध पदार्थों के बारे में हमको पता होना चाहिए। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? पाठ की जब शुरुआत की थी तभी शुद्धता की जानकारी दी थी। शुद्धता का मतलब होता है, सामान्य तौर पर हम उस वस्तु को शुद्ध कहते हैं जिस वस्तु के अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती है। मिलावट नहीं होने की स्थिति में हमारे लिए वह शुद्ध है, लेकिन वैज्ञानिकों के मतानुसार यह शुद्धता नहीं कहलाती। हम बाजार के अंदर बहुत सारी चीजें खरीदते हैं जिसमें लिखा होता है शुद्ध घी, शुद्ध तेल, लेकिन वो शुद्ध घी और शुद्ध तेल तभी शुद्ध होंगे जब उसके अंदर जितने भी रासायनिक संघटक मिले हुए हैं वो रासायनिक संघटक एक ही मात्रा में मिले हुए हों, एक ही लेवल पर मिले हुए हों, तब जाकर वह शुद्ध होगा। तो वैज्ञानिकों के मतानुसार शुद्ध पदार्थ वही होते हैं जो रासायनिक संगठन के आधार पर पूर्णतया वर्गीकृत होते हैं और वह रासायनिक संगठन बराबर मात्रा में उस वस्तु के अंदर मिला हुआ होता है, तो वो आपके क्या होता है? शुद्ध पदार्थ। यानी कि जिसका रासायनिक संगठन समान हो, रासायनिक संगठक समान हो, वह आपके कौन सा पदार्थ कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। कौन सा पदार्थ कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। और शुद्ध पदार्थों को विशेष रूप से तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है। ये तत्व जो होते हैं वो हमारे इस प्रकृति के अंदर अपने मूल रूप के अंदर, मूल अवस्था के अंदर मिलते हैं। पढ़ते हैं तत्व के बारे में। तत्व को पूर्णतः परिभाषित करने के लिए सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल, जिन्होंने तत्व के बारे में अपने विचार है वो प्रस्तुत किए। उन्होंने तत्व के रूप में 1661 में अपनी बात बताई थी कि जिसके रासायनिक संगठन एक समान हो, उन सभी रासायनिक संगठनों से बने हुए पदार्थ तत्व कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 के रूप में इस प्रकृति के अंदर मौजूद होता है। H2 के अंदर होता है, यानी कि हाइड्रोजन के कितना परमाणु काम कर रहे हैं? 2 परमाणु काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का संगठन एक ही है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो O+O संगठक परमाणु एक ही है, यानी कि ये शुद्ध है। क्यों शुद्ध है? क्योंकि इसके अंदर जितने भी परमाणु मिले वो एक ही प्रकार के परमाणु हैं। एक ही प्रकार के परमाणु मिलने के कारण उस पदार्थ को हम शुद्ध कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इन पदार्थों के साथ किसी अन्य पदार्थ को जोड़ दें तो उसका रासायनिक संगठन एक प्रकार से कहे तो अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग हो जाने की स्थिति में वह तत्व नहीं रहेगा, वो फिर क्या बन जाएगा? यौगिक बन जाएगा। और यौगिक बन जाएगा तो यौगिकता के तात्पर्यता के अंदर तो कहेंगे तो वो शुद्ध यौगिक है, लेकिन तत्व के अंदर वो शुद्धता उसके अंदर मौजूद नहीं रहेगी, क्योंकि परमाणुओं का जो संगठक है वो संगठक असमान हो जाएगा। जैसे जल के लिए जाएंगे तो H2O, अब इसमें हाइड्रोजन के तो 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अगर इसको हम कहेंगे तो यह शुद्ध यौगिक है। क्या है? शुद्ध यौगिक है। लेकिन अगर हम इसको कहें कि यह शुद्ध तत्व है तो शुद्ध तत्व नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर एक हाइड्रोजन का भी परमाणु काम कर रहा है और ऑक्सीजन का भी परमाणु काम कर रहा है। तो रासायनिक संगठन में तत्वों की स्थिति है यहाँ पर पूर्णतया प्रदर्शित नहीं हो रही है, यौगिक में पूर्णतया प्रदर्शित हो रही है, इसलिए इसको शुद्ध यौगिक के रूप में कहा जा सकता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए सन 1743 और 1794 के बीच एक वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी वॉरेन लवाजी, जिन्होंने तत्व की परिभाषा को पूर्णतया प्रदर्शित किया। यानी कि तत्व वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि वो अपने मूल रूप में ही यहाँ पर मौजूद होते हैं प्रकृति के अंदर, और जिनको आप रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक नहीं कर सकते। क्या हाइड्रोजन को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है? क्या ऑक्सीजन को रासायनिक क्रियाओं द्वारा पृथक किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपना इस प्रकृति के अंदर उनका मूल अस्तित्व ही इसी रूप में मौजूद है। तो आप इनको रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। अलग करोगे भी तो क्या होगा? खुद के ही परमाणु बिखरेंगे, दूसरे परमाणु बिखरने वाले नहीं है। तो उस परिस्थिति के अंदर जो दूसरे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉरेन लवाजिए,
जिन्होंने तत्व के बारे में मूल बात बताई थी कि तत्व वह पदार्थ होते हैं जो रासायनिक संघटक के तौर पर जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, जिसका मूल रूप ही अस्तित्व में रहता है, उनको तत्व कहा जाता है। और तत्व को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तत्व 3 प्रकार के भागों के अंदर इसको बांटा गया है। पहला तत्व है उसको बोलते हैं धातु, दूसरा तत्व होता है जिसको बोलते हैं अधातु, और तीसरा तत्व होता है जिसको बोलते हैं उपधातु। इन तीनों ही प्रकारों के अंदर बांटा गया है तत्वों को, जो फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी वॉन वॉरेन लवाजिए ने बांटा है। तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। वैसे आप कक्षा 8 के अंदर इसके बारे में पढ़ चुके हो, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हम सबको पता है कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। हम सबको विदित है धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। ठीक है ना? धातु की स्थिति, अधातु की स्थिति और उपधातु की स्थिति। धातु और अधातु के बारे में आप कक्षा 8 के अंदर पढ़ चुके हो। हम सबको पता है कि धातु और अधातु का कुछ गुण होते हैं और उन्हीं गुणों के आधार पर हम धातु और अधातु को वर्गीकृत करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें कठोरता पाई जाती है और कठोरता के साथ साथ उसमें चमकता भी होती है, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। तो केवल यही गुण नहीं है, गुण बहुत सारे हैं, लेकिन एक सामान्य तौर पर मैं बता देता हूं कि जिन पदार्थों में कठोरता पाई जाती है और जिन पदार्थों में चमकता पाई जाती है। अब पदार्थ का मतलब होता है तत्व की बात हो रही है। यहाँ पर तत्व इस प्रकृति के अंदर बहुत सारे मौजूद हैं। तो जिन तत्वों में कठोरता और चमकता रहेगी वो आपके धातु रहेगा, और जिनके अंदर चमकता और कठोरता नहीं रहेगी वो आपके क्या रहेगा? अधातु रहेगा। और जिनके अंदर दोनों के गुण लगभग आधे आधे समावेशित हों तो ऐसे भाग को हम क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे। ये धातु, अधातु और उपधातु इस प्रकृति के अंदर अलग अलग रूपों के अंदर वर्गीकृत होता है, जिनके कुछ गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम धातु के गुण देखते हैं। पहला गुण है इसका, वो है कठोरता, यानी कि धातुओं के अंदर कठोरता होती है। आप उसको सामान्य रूप में अपने हाथों से दबाने की कोशिश करोगे तो वह दबेगा नहीं। उसके कण पास पास होने के कारण विशेष रूप से यह जो धातु तत्व होते हैं वो प्रकृति के अंदर आपको कठोर मिलेंगे। कुछ एक अपवाद को छोड़कर हम अधिकांश तत्वों को धातु के रूप में पाएंगे, वो कठोर ही होंगे। अपवाद में कौन कौन से? तो ये भी कक्षा 8 के अंदर आपने पढ़ा है। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये आपके धातु हैं, लेकिन धातु होते हुए नरम धातु है, कोमल धातु, जिसको चाकू से क्या कर सकते हैं? आसानी से काट सकते हैं। चाकू से उसको आसानी से काटा जा सकता है। तो वो एक आपके उस स्थिति के अंदर हम कह सकते हैं कि वो एक अपवाद स्वरूप इस प्रकृति के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है चमकता, यानी कि जो धातु होते हैं वो धातु चमकदार होते हैं। चमकदार का मतलब है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता रखते हैं, और परावर्तित करने की क्षमता के कारण वह अपने स्तर में अपने खुद के स्वरूप से प्रकाश को उत्सर्जित करने का कार्य करते हैं। इसलिए उसके अंदर कौन सा गुण होता है? चमकता का गुण होता है। तीसरा है उसके अंदर आघात वर्धनीयता का गुण होता है। 8वीं के अंदर पढ़ा है आघात वर्धनीयता का मतलब आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का तात्पर्य है कि आघात का मतलब प्रहार करना, वर्धनीय का मतलब बढ़ना। प्रहार करने पर उस पदार्थ का क्या हो जाना? बढ़ जाना। और बढ़ जाने का मतलब यह है कि भंगुरता की स्थिति नहीं आता है, वह आपके चादर के रूप में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो उस प्रकार के भाग को हम धातु कहेंगे। चौथा है तन्यता, यानी कि धातुओं की एक और विशेषता होती है कि वह इतने तन्य होते। तन्य का मतलब जब उसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वह पिघलेंगे, और पिघलने पर हम उसको तारों के रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं, तारों के रूप में उसको बदल सकते हैं। तो तन्यता का गुण पाया जाता है। सामान्य रूप में मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। विशेष रूप से हम
तन्यता के संदर्भ में सोने की धातु का एक उदाहरण देख सकते हैं। सोने की धातु जो है आपके आभूषण बनाने के काम आती है। सोना चांदी जो आभूषण बनाने के काम आता है, वो छोटी छोटी चीजों को उससे निर्मित किया जाता है। अब छोटी छोटी चीजों को निर्मित करना है तो सबसे पहले तो हम धातु को गलाना पड़ेगा, गलाएंगे तभी जाकर छोटे भाग के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। तो उसके कई प्रकार के तार भी निर्मित होते हैं। तो 1 ग्राम सोने के जो धातु होता है, 1 ग्राम सोने का धातु, उसको इतनी तन्यता होती है कि उसको 2 किलोमीटर तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ये धातु का एक बहुत विशेष गुण होता है, ध्यान रहे। 5वां है विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। विशेष रूप से ये सुचालकता की जो स्थिति यानी कि विद्युत को अपने अंदर से समाहित होने देते हैं, उष्मा को अपने अंदर समाहित होने देते हैं। और आप इसके कई उदाहरण है अपने घरों के अंदर देखते हैं। जैसे विद्युत का जो संचरण हो रहा है, घर में पंखे चल रहे हैं, लाइट चल रही है, उन सभी को चलने का प्रमुख कारण है तांबे के तारों का आपस में संयोजन होने के कारण विद्युत का प्रवाह उनमें उन उपकरणों में होता है, जिसके कारण से वो आपको विद्युत के प्रवाह के संबंध में आवश्यक जब प्रवाह होता है तो वो आपको ऑन की स्थिति में नजर आता है, जब आवश्यक प्रवाह बंद होता है तो वो ऑफ की स्थिति में नजर आएगा। उष्मा के सुचालक का मतलब जितने भी घर में बर्तन है वो सब धातु के हैं। स्टील धातु है, पीतल धातु है, कांसा धातु है, एल्यूमिनियम धातु है। इन सभी धातुओं के बर्तनों में हम अपना भोजन पकाते हैं, तो भोजन पकाने की स्थिति में उष्मा उसको मिलती है, और उष्मा जब मिलेगी तभी वो भोजन पकेगा। तो उष्मा की सुचालकता अपने अंदर रखते हैं, इस कारण से वो भोजन है वो पकने की स्थिति आपके सामने मौजूद होती है। चांदी उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, ये ध्यान रखें। चांदी उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, और तांबा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तांबे में प्रतिरोध कम होता है, तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक है, और चांदी उष्मा की अच्छी सुचालक है, ये ध्यान रखें। आगे अंतिम जो गुण है वो है आपके धातुओं के अंदर अंतिम जो गुण होता है वो किसका होता है? ध्वनिक का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? ध्वनिक का गुण होता है। ध्वनिक की स्थिति के अंतर्गत ध्वनि उत्पन्न करते जाता है। और हम सबको पता है विद्यालय में जब घंटी बजती है तो वो किसकी होती है? धातु की होती है, ताकि घंटी है वो चौओर उसकी जो ध्वनि है वो चौओर फैल सके, और आसानी से कक्षा में बैठे विद्यार्थियों और पढ़ा रहे अध्यापक को इस बात का पता चल सके कि कालांश की पूर्ति हो चुकी है। तो ध्वनि का गुण है वो धातु रखते हैं। ये जो धातु है अधिकांश रूप में कठोर होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कठोर का मतलब ठोस होते हैं, लेकिन एक अपवाद भी है। वो अपवाद जो कमरे के ताप पर द्रव होता है वो अपवाद होता है पारा। क्या होता है? पारा। पारा आपके कमरे के ताप पर ठोस न होकर मुलायम होता है, द्रव्य अवस्था के अंदर पाया जाता है। तो ये तो थे आपके 6 प्रकार के गुण धातु के जो होते हैं। जो नहीं होते हैं वो क्या है? अधातु है, जिनमें इन गुणों की समावेशता नहीं होती। यानी कि अधातु जो है वो कठोर नहीं, अधातु जो है वो चमकदार नहीं, अधातु जो है वो अघात वर्धनीय नहीं। यानी कि जिनमें यह गुण नहीं है वो आपके अधातु रहेंगे। जैसे तन्यता बिल्कुल नहीं पाई जाती। 5वां है जैसे विद्युत और उष्मा के विद्युत व उष्मा के कुचालक। और 6था है ध्वनिक का गुण बिल्कुल भी मौजूद नहीं। ध्वनिक गुण नहीं के बराबर होता है। तो ऐसे जितने भी भाग होते हैं वो अधातु होते हैं। धातु में उदाहरण मैं लिख देता हूं इधर, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, या आपके धातु के लगभग उदाहरण रहेंगे। और अधातु के जो उदाहरण है, अधातु में आपको उदाहरण आएंगे जैसे ऑक्सीजन, क्योंकि ये विशेष रूप से बिखरी हुई अवस्था में रहता है, ये अधातु ही है। हाइड्रोजन अधातु है, नाइट्रोजन अधातु है। ऐसी बहुत सारी धातुएं अधातुओं के रूप में यहाँ प्रकृति के अंदर ये मौजूद है, जिनमें इस प्रकार के गुण नहीं होते। तो वो कठोर होती है, न चमकदार होती है, न अघात वर्धनीय होती है, न तन्य होती है, और न विद्युत उष्मा के सुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। इसमें एक छोटा सा भाग है जो है वो है ब्रोमीन। अधातु है लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, गैसीय अवस्था में नहीं रहता है। तो ध्यान रहे अधिकांश गैसें अधातु हैं, अधिकांश ठोस धातु हैं, लेकिन बीच का जो द्रव भाग है
उसमें कुछ अधातु भी है, कुछ आपके धातु के रूप में भी इस प्रकृति के अंदर मौजूद होते हैं। और तीसरा जो भाग है वो है उपधातु। ध्यान रहे, ऐसा भाग जिसमें आधे गुण, जिसमें धातु एवं अधातु के गुण मौजूद हो, यानी कि धातु के गुण भी मौजूद होते हैं, अधातु के गुण भी मौजूद होते हैं, दोनों ही गुण का समावेशन हो, आधे आधे गुणों का समावेशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं। उपधातु के कुछ उदाहरण हैं, सिलिकॉन जिसको मिट्टी कहते हैं, जर्मेनियम, ये आपके उपधातु के कुछ उदाहरण हैं जिसके अंदर धातु के और अधातु दोनों के गुणों का समावेशन होता है। जैसे मिट्टी है तो मिट्टी के अंदर लोह युक्त तत्व भी मौजूद होते हैं। आप चुंबक को घुमाओगे तो उसके अंदर काफी लोह युक्त तत्व निकलेंगे, और अगर आप इसके अंदर विद्युत वगैरह का प्रवाह करना चाहो तो विद्युत वगैरह का प्रवाह नहीं होगा। ऐसे कई हमने देखी है कि बड़े बड़े शहरों के अंदर विद्युतीय लाइनों को जमीन के अंदर से निकाला जाता है, लेकिन जमीन के अंदर करंट आने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अर्थिंग जो वायर होता है वो जमीन के अंदर डाला जाता है ताकि जमीन उस करंट को अपने अंदर सोख सके। तो अधातु के गुण भी हैं और धातु के गुण भी हैं, दोनों ही गुण लगभग इसमें मौजूद होते हैं। तो ऐसे भाग आपके क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम के रूप में इस प्रकृति के अंदर मौजूद होते हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम बीज के गुणों के अंतर्गत यह मौजूद होते हैं। इसको आप उपधातु कह सकते हैं। तो ये तो थे तत्वों के बारे में बात कि धातु, अधातु और उपधातु तीन प्रकार के प्रभावों के अंदर तत्वों को बांटा गया है। आगे बढ़ते तत्व से एक बड़ी इकाई। तत्व तो थी मूल रूप में मौजूद है, इसका रासायनिक संघटक लगभग समान होता है, वो तत्व होते हैं। तत्व से ऊपर की गई, यानी दो तत्व जब आपस में मिलते हैं तब यौगिक का निर्माण करते हैं। जब दो तत्व मैंने शुरुआत में उदाहरण दिया था, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना हुआ, जल का निर्माण हुआ। और हाइड्रोजन अलग तत्व है, ऑक्सीजन अलग तत्व है। दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो नया पदार्थ आपके क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। यौगिक की स्थिति उसके अंदर रहती है। तो इस प्रभाव को हम आगे की कक्षा में देखेंगे।